बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं नोएडा में जिसमें इतने बड़े स्केल पे फ्रॉड हुआ है कि एक एक यूनिट को 10 बार बेचा गया है। रियल एस्टेट एक बहुत ही लॉन्ग टर्म एसेट है। अगर आप उसको शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखेंगे, जल्दी अमीर होने के नज़रिए से देखेंगे, तो हमेशा आप धोखा खाएंगे। तो वो स्पेस जो अनआइडेंटिफाइड है उसका कब्जा आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इन केसेस में ये शब्द तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर लीगल एस्पेक्ट से देखें तो बायर्स तो इज द अल्टीमेट लूजर। टेरा पे डिपेंड होके आप ये मत सोचिए कि प्रोजेक्ट में कोई फ्रॉड हो नहीं सकता। बिल्डर्स अब ऐसे कॉन्सेप्ट से लेके आ गए हैं कि जी हम ये कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें 6 सिनेमा की स्क्रीन होंगी, उस एक स्क्रीन में जो 300 सीट्स हैं उसमें से आप एक सीट में इन्वेस्ट कर लीजिए, केवल 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। गोवा में ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पे रिजॉर्ट बनाया जा रहा है। और 1.5 साल के बाद जब उन्होंने देखा कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही है, उनमें से कुछ 4-5 लोग विजिट करने आए, तो पता चला कि ये प्रोजेक्ट तो महाराष्ट्र में है। मुझे कहीं भी समझ नहीं आते मूड बनाने के नए नए तरीके आइडियाज लाते कहाँ से। रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स प्ले इन करते हैं, तो हर प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत डिले होता ही होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रोकर्स जिनसे आप कभी भी नहीं जीत सकते। दे आर द आई थिंक द सुप्रीम राइडर्स इन दिस एंटायर इंडस्ट्री। आपको कॉन्सेप्ट बेचने के लिए या कुछ भी इंडिया में बेचने के लिए आपको बस उसके सपने दिखाने जरूरी है। नमस्कार, प्रॉपर्टी से फायदा यानी कि पीएसएफ के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम ये मानते हैं कि घर, जमीन, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट सबसे सिक्योर्ड और सुरक्षित इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम हर बार यही कोशिश करते हैं कि इन सब चीज़ों से जुड़ी जो लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं या आप किस तरीके से लीगल पचड़ों में फंस सकते हैं, उनसे आपको बचाया जा सके। क्योंकि अक्सर जो आप ब्रोशर्स में देखते हैं, काफ़ी अच्छे सैम्पल फ्लैट्स आपको दिखाई देंगे या शॉर्ट रिटर्न्स दिखाई देंगे, लेकिन उन सब के पीछे की तस्वीर क्या है? दरअसल किस तरीके से आप लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ में फंस सकते हैं, बायर सेलर अग्रीमेंट में कहाँ पर दिक्कत आ सकती है, कहाँ पर आपको सेलर चीट कर सकता है, या फिर कहाँ पर जहाँ पर आपका सम अश्योर्ड है वहां पर उस तरीके का आपको रिटर्न नहीं मिलेगा जैसा कि गारंटी की जा रही है। तो ऐसे कई सारे ग्रे एरियाज हैं जिनके लिए बात करने के लिए हमारे खास मेहमान यहाँ पर एक कंसल्टेंट हैं रियल एस्टेट के, सी अभिषेक गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक आपका। और मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग आजकल नए नए टर्म से वाकिफ हो रहे हैं, अब चाहे वो वर्चुअल ऑफिसेज, वर्चुअल स्पेसेस हों या फिर कुछ और भी ऐसे टर्म्स होंगे जो आप आज हमें यहाँ बताएंगे जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए और कैसे हम लीगल पचड़ों को पूरी तरीके से, हालांकि एब्सेंट तो नहीं कर सकते हैं किसी भी रियल एस्टेट डील्स या फिर प्रोजेक्ट से, लेकिन मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। तो कैसे हम उन सब चीज़ों से बच सकें, सतर्क रह सकें, उन्हीं को लेकर तमाम सवाल हम आज आपके इस पीएसएफ पॉडकास्ट में करेंगे और साथ ही जानेंगे कि अब जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ दुकानों और घरों तक नहीं सीमित रह गया है, ये अब एक्सपैंड होता जा रहा है। ये वर्चुअल स्पेसेस, वर्चुअल ऑफिसेज और साथ ही डिजिटल लैंड में भी अब शामिल हो गया है। तो ये तमाम जो नए नए जार्गन्स हैं या जो वर्ड्स हैं, इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए और हमें ये बताइए कि इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नेहा जी, आपने बहुत अच्छा हमारा वेलकम किया। अच्छा, आपने शुरू किया वर्चुअल एक कॉन्सेप्ट से, तो ये एक ना बड़ा ही एक निश प्रोडक्ट है रियल एस्टेट में जो कि अभी पॉपुलर हुआ है इन्वेस्टर्स में, बिकॉज रियल एस्टेट स्टार्टिंग से बहुत ही एस्पिरेशनल एसेट क्लास है। हर कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहता है बट हर कोई कर नहीं पाता है बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। अब वर्चुअल क्या होता है ना कि इसको पहले बेसिक से समझते हैं। आज आप अगर नोएडा में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट का टिकट साइज है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। अब कोई एक लड़का जिसने अभी जॉब ज्वाइन करी है, उसका अच्छा पैकेज है, वो भी चाहता है कि मैं रियल एस्टेट में एंटर करूं, या फिर कोई ऐसे इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को वो सेग्रीगेट करके रखें, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करें, उनके लिए मार्केट में एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है जिसको बोलते हैं वर्चुअल एसेट। अब वर्चुअल स्पेस एक ऐसा स्पेस होता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो कि अनडिमार्केटेड होता है, अनआइडेंटिफाइबल होता है और एक बड़े पोर्शन का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। सो आप मान के चले कि अगर एक फ्लोर प्लेट है किसी भी प्रोजेक्ट में 5000 स्क्वायर फीट की, उसमें से आपको 100 स्क्वायर फीट दे दिया जाएगा। अब क्योंकि एक नॉर्मल एसेट आपको 500, 600, 700 स्क्वायर फीट का एक बड़े टिकट साइज में मिलेगा, आपको उसी का एक छोटा सा पीस 100 स्क्वायर फीट का लेट से 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख में मिल जाता है। अब एक लेमैन जो एक नॉर्मल इन्वेस्टर है उसको लगेगा ये बहुत अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन है बिकॉज छोटे टिकट साइज में मैं एक बड़े और अच्छे प्रोजेक्ट का पार्ट बन गया। बट एक्चुअल में इसकी जो कहानी है बहुत ही अलग है। फॉर एग्जाम्पल
क्योंकि आपकी स्पेस अनआइडेंटिफाइड है, आपको पता ही नहीं है कि आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है। अगर 5,000 स्क्वायर फीट एक फ्लोर प्लेट है और उसमें 100 स्क्वायर फीट है, यानी 50 दुकानें होनी चाहिए, 50 स्पेसेस होनी चाहिए, आपको पता ही नहीं चल सकता कि क्या वो 50 लोगों को बेची गई है या फिर वो 100 लोगों को बेची गई है। इसको बोलते हैं हम डबल सेल ऑफ यूनिट्स। अब वर्चुअल स्पेसेस जो हैं, वर्चुअल स्पेसेस मैं आपको बताऊं तो 100 में से कोई 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स या 5 ऐसे बिल्डर्स होंगे जो इन वर्चुअल स्पेसेस को एक्चुअली इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए यूज करते हैं। तो आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, रियल टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं है, तो यस, परसेप्शन बेचने का एक सो ये तरीका है। परसेप्शन बेचने का ही तरीका है, ये कॉन्सेप्ट सेलिंग है। एंड इसको हम रियल एस्टेट बोलते भी नहीं है, इसको तो हम एक फाइनेंशियल स्कीम बोलते हैं। क्योंकि अगर कोई यूनिट आपको फिजिकली मिल ही नहीं सकती, इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं उससे रेंटल इनकम चाहते हैं। तो वो स्पेस जो अनआइडेंटिफाइड है उसका कब्जा आपको कभी नहीं मिलेगा, आप सिर्फ उसमें से रेंट कमा सकते हैं। अब इसमें एक और कैच ये है कि इन स्पेसेस के लिए आप हमेशा बिल्डर के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि उस 100 स्क्वायर फीट को आप क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते तो लीज नहीं कर सकते। तो एट एवरी स्टेज आप बिल्डर के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो ही किसी ब्रांड को उस स्पेस के ऊपर लाएगा, वो ही किराए पे चढ़ाएगा, वो ही किराया कलेक्ट करेगा। और उन 50 लोग, मैं बेस्ट केस सिनेरियो एज्यूम कर रहा हूँ कि 5,000 स्क्वायर फीट 50 लोगों को बेचा गया है, जबकि एक्चुअल में ये 100, 150, 200 लोगों को भी बेचा जाता है। तो आपको हमेशा बिल्डर पे डिपेंडेंट होना है। और इसमें एक और चीज़ का ध्यान ये रखना है कि क्योंकि आप बिल्डर पे डिपेंडेंट है, तो कल को अगर बिल्डर के ऊपर कोई भी फाइनेंशियल इशू आता है तो सबसे पहले जो लोग इफेक्ट होते हैं वो ये वर्चुअल स्पेसेस वाले हैं, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, उनके हाथ में उनका एसेट है ही नहीं। ऐसे कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके पास आया जिसमें ये जनरेशनल शिफ्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो दिख रहा है, खास तौर पे जिसमें आप स्टोरीज सेल कर रहे हैं, और कितनी अच्छी स्टोरी सेल करते हैं उसी में आपका हुनर माना जाएगा, लेकिन इसमें रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, कैसे है, और उससे कैसे बचें? देखिए, इसमें 3 तरीके के रिस्क हैं। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी का रिस्क है। आपकी जो स्पेस है वो आपके पास है ही नहीं, वो हवा में कहीं आपकी वर्चुअल स्पेस है, तो आप उसको अगर बेचने जाएंगे तो वो आपसे कोई क्यों खरीदेगा। तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो लिक्विडेट ही नहीं होता। आपने पैसे तो लगा दिए, बट आप कभी उस पैसे को कैश आउट नहीं कर पाएंगे। या तो वो ऐसी स्पेसेस हो जो मैंने आपको बताया, 100 में से कोई 5 या 4 ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो एक्चुअल में लीज्ड आउट हो और अच्छा रेंट दे रही हो, बट वो बहुत ज़्यादा कम है। और इसी में बिल्डर की नीयत पे भी बात आ जाती है कि क्या वो इन वर्चुअल स्पेसेस को मिसयूज कर रहा है या एक्चुअल में वो चाहता है अपने प्रोजेक्ट को अच्छा बनाना, अच्छे टेनेंट्स को लाना और एक एस्पिरेशनल इन्वेस्टर्स को उस प्रोजेक्ट में एंटर करवाना। दूसरा इसमें रिस्क ये है कि कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत कम होता है। जैसे आप देखेंगे वर्चुअल स्पेसेस कुछ प्रोजेक्ट्स में, अगर मैं नोएडा की बात करूं तो आज भी वर्चुअल स्पेसेस के नाम पे बेच दिए गए हैं, बट उसमें कोई टेनेंट नहीं आया। तो प्रैक्टिकली अगर ये कोई नॉर्मल यूनिट होती तो टेनेंट ना भी आता तो आप उसका कब्जा लेके, जिसको हम लॉकेबल यूनिट भी बोलते हैं, ताला चाबी वाली यूनिट बोलते हैं, उसका कब्जा लेके आप खुद यूज कर लेते या आप किसी को किराए पे चढ़ा देते। अब वर्चुअल स्पेस में क्या है कि आप उसको कभी लीज आउट खुद से तो कर ही नहीं पाएंगे, और अगर बिल्डर ने नहीं किया या फिर बिल्डर ने प्रोजेक्ट बना के वो मूव हो गया एक नए प्रोजेक्ट पे, तो उसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं बचा आपकी यूनिट को लीज करवाना। तो ये एक और टाइप का फाइनेंशियल रिस्क है। सेकेंडली, जो मैंने आपको बताया, विदाउट नेमिंग द प्रोजेक्ट, बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं नोएडा में जिसमें इतने बड़े स्केल पे फ्रॉड हुआ है कि एक एक यूनिट को 10 बार बेचा गया है। अब क्योंकि वो वर्चुअल है तो इस वजह से कोई भी किसी एक पर्टिकुलर यूनिट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये मेरी है और ये इतने लोगों को बेची गई है। सो वर्चुअल स्पेसेस एज अ कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छा, बिकॉज एक एस्पिरेशनल क्लास को केटर करता है, बट कहीं ना कहीं इसकी मिस यूसेज इतनी हुई है कि एज अ होल मैक्सिमम लोगों ने उसका नुकसान ही उठाया है। जो मैंने आपको बताया, ये बहुत कॉमन है कि वर्चुअल स्पेस बेच तो दी गई, थोड़ा बहुत अश्योर्ड रिटर्न भी दिया उस पर कुछ सालों तक, बट जब डिलीवर हुआ तो या तो वो खाली रह गई या फिर वो ऐसी रही है जिस पे रेंट बहुत ही ना के बराबर आ रहा है। एंड सिंस रेंट ना के बराबर आ रहा है तो आप उसको फिर मार्केट में रीसेल भी नहीं कर सकते। बेसिकली इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो जिनकी हेजी लाइंस हैं, और उनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, ग्रे एरियाज ज़्यादा हैं, आप ये कह रहे हैं। करेक्ट। एनआरआई इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। बहुत सारे एनआरआईज यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक रहते हैं, लेकिन बहुत सारी दुविधाओं के साथ वो इस मार्केट में उतरते हैं। उनके लिए कौन से आप पॉइंट सजेस्ट करेंगे जिससे वो फ्रॉड से बच सकें? किन बातों का उनको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? देखिए, एनआरआईज एक ऐसी सेगमेंट है विच इज़ वेरी वल्नरेबल।
यानी कि उनको कोई भी चीज़ मिस सेल करना बहुत आसान है। उसका ये रीज़न है कि वो फिजिकली साइट पे आके जनरली देखते नहीं है प्रोजेक्ट को, या देख नहीं सकते हैं बिकॉज ऑफ देयर टाइम डिफरेंस। उनका वो जिस भी कंट्री में है वहाँ से इंडिया आना कितना फ्रीक्वेंट होता है। तो इस वजह से आप देखेंगे कि बहुत से एनआरआईज विदाउट विजिटिंग द साइट इन्वेस्ट करते हैं। अब एनआरआईज के साथ एक और चैलेंज ये है कि इंडिया में जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो उसको लेके अवेयर नहीं है। तो मेरा जो सजेशन एनआरआईज के लिए रहेगा वो रहेगा कि ड्यू डिलिजेंस, ये बहुत छोटे से वर्ड्स हैं बट इनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है रियल एस्टेट में कि ड्यू डिलिजेंस को करना बहुत ज़रूरी है। ड्यू डिलिजेंस से मेरा मतलब है कि जब भी आपके पास एक प्रपोजल आता है, चाहे वो किसी ब्रोकर के थ्रू आए, बिल्डर के थ्रू आए फॉर एन इन्वेस्टमेंट, तो आपको कुछ चेक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। रेरा 2016 में आने के बाद से कुछ चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप रेरा को एक रेरा पे डिपेंड होके आप ये मत सोचिए कि प्रोजेक्ट में कोई फ्रॉड हो नहीं सकता अगर उसको रेरा मिल चुका है। तो ड्यू डिलिजेंस में बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं जो आपने मुझसे पूछा कि उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्डर बैकग्राउंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस इंडस्ट्री की ग्लिटर और ग्लेज को देख के इन्वेस्ट मत कीजिए, बट ये देखिए कि जो प्रोजेक्ट बना रहा है उसने ऐसी कितनी और डिलीवरीज करी हुई हैं। जो प्रोजेक्ट है, अब प्रोजेक्ट लेवल पे ड्यू डिलिजेंस हो सकती है, जो हम एक आम आदमी समझता है कि लैंड देख लिया सेफ है कि नहीं है, बिल्डर देख लिया, बट उसके अंदर भी प्रोडक्ट देखना बहुत ज़रूरी है। जो हम इससे पहले बात कर रहे थे वर्चुअल स्पेसेस, राइट। आप बिलीव नहीं करेंगे बट आज के एनआरआईज टाइम पे वोंट गो फॉर वर्चुअल स्पेसेस, आई बिलीव। एनआरआईज डू गो फॉर वर्चुअल स्पेसेस, दैट्स और अनबिलीवेबल। इस लेवल पे एनआरआईज उसमें इन्वेस्ट कर क्योंकि रहे हैं, आप एक बिलीव तो नहीं कर आप सकते। इंडिया में रहते नहीं हैं, आप ज़्यादातर अपने रिश्तेदारों को बोलते हैं कुछ चीज़ें फैसिलिटेट करने के लिए, बहुत कम आपका यहाँ पर आना हो पाता है। ऐसे में अगर आप किसी फ्रॉड में फंस जाते हैं तो और चक्कर लगाने पड़ते हैं कोर्ट के। उन केसेस में वर्चुअल स्पेसेस में जाना ही काफ़ी हैरानगी भरा भी है, और इन मामलों में रेरा किस तरीके से इंटरफेयर करता है? देखिए, वर्चुअल स्पेसेस एनआरआई मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। रेरा होम बायर्स की प्रोटेक्शन के लिए तो बना है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि इतने सारे नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके हैं, इसकी वजह से अभी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है अराउंड वर्चुअल स्पेसेस वो फिर भी अभी इम्प्रूव होना शुरू हुआ है। अभी तक बायर्स को रिलीफ मिलता था, बट ऑफ लेट एक ऐसी अपडेट आई है जिसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बायर्स को वर्चुअल स्पेसेस पे रिलीफ लेना। अब मैं आपको बताता हूँ कि रेरा के लिए आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है कि आज मार्केट में कौन सी नई स्कीम्स आ चुकी है। फॉर एग्जांपल, अभी हमने वर्चुअल स्पेस की बात करी, आज हमारे इस डिस्कशन को सुन के लोग को ये पता चलेगा कि ये 100 स्क्वायर फीट वाली स्पेस नहीं लेनी, बट जब तक हम ये बात कर रहे हैं एक और प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है जिसको बोलते हैं सिनेमा की सीट्स, यानी कि 100 स्क्वायर फीट का एरिया अनआइडेंटिफाइबल है। तो बिल्डर्स अब ऐसे कॉन्सेप्ट से लेके आ गए हैं कि जी हम ये कमर्शियल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसमें 6 सिनेमा की स्क्रीन होंगी, उस एक स्क्रीन में जो 300 सीट्स हैं उसमें से आप एक सीट में इन्वेस्ट कर लीजिए, केवल 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है। जब एक वो सीट की? यस, तो जब वो प्रोजेक्ट बनेगा, यहाँ और ये पे कोई कैसे भी ब्रांड, कैलकुलेट होता है कि ये इसकी एक सीट इतने में बिकेगी, और मगर कहीं और हम लेंगे तो यहाँ से वो बेटर प्रोपोजिशन होगा या नहीं? देखिए ओवरऑल इट्स अ कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट बेचने के लिए या कुछ भी इंडिया में बेचने के लिए आपको बस उसके सपने दिखाने ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि मैंने ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया और ये 6 स्क्रीन फुल हाउस है थ्रू आउट द ईयर, उसमें मैं इतने करोड़ का रेवेन्यू कर रहा हूँ, पर स्क्रीन बेसिस पे इतना होता है, तो पर सीट पे इतना आपको रेंट मिल सकता है। अब एज एन इन्वेस्टर मुझे लगता है कि 5 लाख रुपए तुम्हें लगा के देख लेते हैं, अगर हो गया तो मेरे लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगी। लेकिन ये 5 लाख, जनरली इसमें कितना आरओआई है? इसमें जीरो आरओआई है, जीरो? बिकॉज ऐसा कोई प्रोजेक्ट अभी डिलीवर ही नहीं हुआ है टू माय नॉलेज। जो बायर ने सीट खरीदी हो, कैपिटल तो मैंने आपको बताया बढ़ता ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि जब डिलीवर हो गया है फिर सिनेमा पर घरों ये में प्रॉस्पेक्ट है मार्केट में। इट इज़ एब्सोल्युटली देयर। तो इस वजह से जो आपका सवाल था कि रेरा कितनी चीज़ों को कंट्रोल करे, कितने प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, जब तक हम बात कर रहे हैं हो सकता है और ऐसी 2-3 फाइनेंशियल स्कीम्स इंट्रोड्यूस वेरी हो जाए। सरप्राइजिंग एक्चुअली। तो ये जो हम बात कर रहे थे कि रियल एस्टेट में ग्रे एरियाज क्या हैं, कुछ तो आपने कवर कर लिए हैं, लेकिन कई बार बहुत फॉल्टी और फॉल्स एडवर्टाइजमेंट्स भी होते हैं, वहां पर भी कई लूप होल्स दिखाई देते हैं, क्योंकि बड़े बड़े फुल पेज एड्स तो छप जाते हैं, लेकिन वो फुली ऑक्यूपाइड हो गए हैं, वो फुली तरीके से बिक चुके हैं। ये एक आई वॉश है, ये मिसलीडिंग भी है कुछ टर्म्स में, और क्या ये सिर्फ प्राइस को इन्फ्लेट करने के लिए किया जाता है? देखिए, मैं मानता हूँ कि रियल एस्टेट इंडिया में सबसे ज़्यादा मिससोल्ड एसेट है।
अब होता क्या है कि एडवर्टाइजमेंट्स को आपने बहुत सही तरीके से बोला कि अभी भी ग्रे एरिया इसलिए है बिकॉज आप देखेंगे कि जब कोई प्रोजेक्ट बिकता है तो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे बिकना शुरू होता है, तो उस टाइम पे ना कॉन्सेप्ट सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल आज मैंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया एज अ बिल्डर, तो मेरे लिए बहुत आसान है इन्वेस्टर्स को बताना कि देखिए यहाँ पे ये पॉलिसी प्लान्ड है, यहाँ पे ये मेट्रो प्लान्ड है, या यहाँ से हाईवे जाने वाला है। अब उस चीज़ को आगे फोर्स ही करते हुए जो पैसे लोग लगाते हैं वो बाद में चल के धोखा खाते हैं। फॉर एग्जांपल गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट था जिसको बताया गया था ब्रोशर में कि इसके आगे एक 6 लेन का हाईवे निकलेगा। अब हुआ क्या कि वो लैंड ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास थी और गवर्नमेंट का उस पर कोई प्लान नहीं था हाईवे बनाने का। वो प्रोजेक्ट आज डिलीवर तो हो गया, बट वो जो दुकानें हाईवे फेसिंग बोल के बेची गई थी और लोगों ने प्रीमियम देके उसको खरीदा था, आज उसके सामने केवल बंजर जमीन है। और क्योंकि बंजर ज़मीन है तो वहाँ से कोई एंट्री भी नहीं है, तो टेक्निकली एक ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट जो एक बंजर ज़मीन को फेसिंग है, पूरी तरीके से खाली पड़ा है, जिसको हम घोस्ट मॉल की तरह बोलते हैं। वहाँ पे ना कोई टेनेंट है, ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और जिन्होंने इन्वेस्ट किया था ये देख के उनको ज़ीरो रिटर्न है। उनको ना लीगल वो रिकॉर्स क्या है उनके लिए? देखिए लीगल रिकोर्स अलग अलग तरीके के हैं, बट कहीं ना कहीं लीगल रिकोर्स में भी आप देखेंगे तो कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो अब फॉर ये तो एग्जांपल की रिटर्न में होगा ना कहीं कि आपका 6 आप कह रहे थे लेन फ्लाईओवर अशोर्ड था। करेक्ट, तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं कभी भी रिटर्न में नहीं होती हैं। आप जब भी किसी बिल्डर के पास कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं तो आधी से ज़्यादा चीज़ें रिटर्न में होती ही नहीं है। वाई? बिकॉज सेल्स का काम है प्रोडक्ट बेचना, लेकिन जो अग्रीमेंट्स बनते हैं, जो पेपर्स बनते हैं, वो लीगल तरीके से बनते हैं। अब जो आपने रिकोर्स पूछा, अब रिकोर्स बहुत तरीके के इन्वेस्टर्स के पास अवेलेबल होते हैं। आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट, लो कॉस्ट और इजी टू गो है वो है रेरा को अप्रोच करना। बट आप इसमें समझिए कि फॉल्स एडवर्टिजमेंट पे रेरा के लिए भी कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल कि आज एक प्रोजेक्ट की एड आप देखते हैं, लेट्स से इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए, अब वो एड किसने दी, ये एक फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर वो एड बिल्डर ने दी तो बिल्डर के ऊपर न्यूज़पेपर तो एड्स माना जाएंगे इसमें, मतलब एज उसमें भी मैं प्रूफ? आपको बताता हूँ, आई एम कमिंग टू इट। अब एड किसने दी पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है। बिल्डर ने एड, जनरली बिल्डर एड कम देते हैं जब तक रेरा ना आ जाए प्रोजेक्ट का। उससे पहले जो एडवर्टीजमेंट है वो होती है एक ब्रोकर नेटवर्क के थ्रू। अब आप अगर ब्रोकर को जाके पकड़ें कि इन्होंने फॉल्स एडवर्टीजमेंट करी है, कोई अथॉरिटी ब्रोकर को पकड़े, तो बिल्डर क्या बोलेगा कि ठीक है जी, मैं उनके अगेंस्ट एफआईआर कर देता हूँ, इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं है, मैंने तो नहीं करा। ब्रोकर बोलता है कि इससे तो बिल्डर का फायदा हो रहा है, तो मेरी क्या गलती है। एंड इवेंचुअली आप देखेंगे कि क्योंकि वो ब्रोकर बिल्डर के लिए तो सेल्स कर रहा है इवेंचुअली, तो बिल्डर क्यों एक्शन लेगा ब्रोकर के ऊपर। अल्टीमेटली फंसा कौन, वो बायर फंसा। बायर। अच्छा, अब एक नया कॉन्सेप्ट एडवर्टाइजमेंट्स में ये आना शुरू हो गया है, कोड नेम से चीज़ें बेची जाती हैं। अब जैसे सबको पता है कि आप रेरा रजिस्ट्रेशन से पहले, यानी जब प्रोजेक्ट को रेरा मिलता है उससे पहले आप एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन आप ये तो लिख सकते हैं ना, कोड नेम गोवा, कोड नेम वृंदावन, यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट वृंदावन में आने वाला है जो वहाँ की मार्केट को ही बदल देगा, विदाउट द बिल्डर्स नेम, विदाउट एनी प्रोजेक्ट नेम। बस एक नीचे एक नंबर है कि आप डायल कीजिए इस पे और हम एक आपको trap बताएंगे है क्या ये। आने वाला है। एब्सोल्युटली इट्स अ ट्रैप। और कहीं ना कहीं आप ना बिल्डर को कंट्रोल कर सकते हो ना एजेंट्स को कर सकते हो। अल्टीमेटली बायर को ही बीवेयर होना पड़ेगा कि मैं जिस चीज़ को देख के बिलीव कर रहा हूँ क्या वो सच है ऑन द ग्राउंड या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी प्रपोजल्स, कोई गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी प्रपोज करी है तो आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। अगर आप Right. वेरीफाई नहीं कर सकते तो आप उसको सही मान के इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं फिर उसके ऊपर। राइट। सो अल्टीमेटली जो एडवर्टीजमेंट वाले एग्जाम्पल हैं वो और बहुत सारे हैं हमारे पास। अभी करीबन 200 से 250 बायर्स का ग्रुप आया, सारे इन्वेस्टर्स एनआरआईज हैं, कोई भी इंडिया में नहीं है। एंड हम जब उनसे बात करें तो हमें समझ आया कि जब प्रोजेक्ट बेचा था तो बताया गया कि ये गोवा में ये प्रोजेक्ट है और यहाँ पे रिजॉर्ट बनाया जा रहा है। और 1.5 साल के बाद जब उन्होंने देखा कंस्ट्रक्शन हो नहीं रही है, उनमें से कुछ 4-5 लोग विजिट करने आए, तो पता चला कि ये प्रोजेक्ट तो महाराष्ट्र में है और ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे कोई टूरिस्ट आएगा ही नहीं। अब मेरा उनसे सवाल था कि आपने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए लगाए हैं, अगर आप सिर्फ रेरा की वेबसाइट पे जाके ये देख लेते कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है तो आपको पता चल जाता कि ये तो महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट है। सो अल्टीमेटली एडवर्टीजमेंट्स पे कंट्रोल करना बहुत टफ है, और आप कितना कंट्रोल करेंगे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ सोशल मीडिया। तो अल्टीमेटली ये बायर के लिए समझ है। नहीं आते मूर्ख बनाने के नए नए तरीके आइडियाज लाते कहाँ से हैं? ये तो मतलब 1000 से भी ज्यादा तरीके हैं जिसमें आप बायर्स को जो है
अश्योर्ड रिटर्न्स के नाम पर आप कब पोजेशन लेंगे, ये तमाम वो जार्गन्स हैं जिनसे आप उन्हें फुसला सकते हैं। आपने लोकेशन का जिक्र किया, तो इन केसेस में ये शब्द तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर लीगल एस्पेक्ट से देखें तो बायर्स तो इज द अल्टीमेट लूजर। अब वो किस तरीके से मूर्ख बनता है, ये उस समय उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है कि वो करेक्ट। कितना इमरजेंसी में है। अगर उसको तुरंत इन्वेस्टमेंट हम्म। करना है, वो उस समय इंडिया में आया हुआ है, इन द केस ऑफ एनआरआई, तो उसको कहीं ना कहीं अपने पैसे लगाने हैं, और कई बार वो सुनी सुनाई बातों पर और जो वो आसपास के लोग होते हैं उनके राय पर चलता है। ऐसे में एनआरआईज प्लस जो यहाँ के लोग हैं वो कैसे इन बहुत ही अट्रैक्टिव टर्म्स से बच सकें। अश्योर्ड रिटर्न हो गया, या फिर आप ये कहें कि एक्सपेक्टेड अप्रिसिएशन, ये बहुत बड़े बड़े अच्छे साउंडिंग वर्ड्स हैं, लेकिन दे आर नॉट दैट गुड रियली। देखिए रियल एस्टेट में ना, रियल एस्टेट एक बहुत ही लॉन्ग टर्म एसेट है। अगर आप उसको शॉर्ट टर्म के नज़रिए से देखेंगे, जल्दी अमीर होने के नज़रिए से देखेंगे, तो हमेशा आप धोखा खाएंगे। फॉर एग्जांपल अश्योर्ड रिटर्न जो आपने नाम लिया, ये एक ऐसी स्कीम है जो कि सेबी तो बहुत पहले एक पॉन्जी स्कीम डिक्लेयर कर चुका है। वो तो ऑलरेडी कह रहे हैं कि आप अश्योर्ड रिटर्न्स वाले प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट ही मत कीजिए, ये तो फाइनेंशियल स्कीम है। तो आप रियल एस्टेट को एक फाइनेंशियल स्कीम से मिक्स क्यों कर रहे हैं? अब होता क्या है, इसमें भी दो तरीके के बिल्डर्स हैं। एक वो जेन्युइन बिल्डर्स हैं जो अश्योर्ड रिटर्न इसलिए देते हैं ताकि उनका प्रोडक्ट थोड़ा इजीली बिक पाए। अब एक प्रोजेक्ट जो 5 साल तक अंडर कंस्ट्रक्शन रहने वाला है, मैं उन 5 सालों तक पैसे देता रहूं और मुझे कुछ ना मिले, इस वजह से बायर्स को वो चीज़ पुश करने के लिए वो ये बोलते हैं कि हम चलिए आपको 10% अश्योर्ड रिटर्न थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन पीरियड देंगे। अब इसमें चैलेंज ये आ जाता है कि अगर ये अश्योर्ड रिटर्न आपकी पेमेंट से ऐसे लिंक हो रहा है कि आप 95% पेमेंट एडवांस में दीजिए तो आपका अश्योर्ड रिटर्न का प्लान एक्टिवेट होगा, तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। कई बार रेशियो डिफाइंड होता है, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 35, 25, 35 ऐसे करके आपको रेशियो बता दिया जाता है। ये भी एक तरीके से एक ट्रैप है, नहीं, इसको मैं ट्रैप नहीं बोलूँगा, ये पेमेंट प्लान का एक पार्ट पेमेंट होता है। प्लान का पार्ट। हर बिल्डर का अलग पेमेंट प्लान होता है और डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट ऑल्सो। अगर कोई मार्केट स्लो चल रही है रियल एस्टेट मार्केट की, तो थोड़े अट्रैक्टिव ऑफर्स चाहिए, बिकॉज रियल एस्टेट मार्केट में जब आप क्लब कर दो इसको होम लोन्स के साथ, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर 20-80 का मुझे एक पेमेंट प्लान मिल रहा है तो मैं 20% तो अपनी जेब से दे सकता हूँ, और बाकी जब मेरे को 80% देना है तो तब मैं लोन लेके भी प्रॉपर्टी खरीद सकता हूँ। तो ये ट्रैप नहीं मैं बोलूँगा, बट हाँ इसके अंदर अगर आप स्कीम्स फिट इन कर दो तो ज़रूर ट्रैप हो जाता है। अश्योर्ड रिटर्न वाली बात को कंप्लीट करते हुए, अब कुछ बिल्डर्स ने ऐसा भी शुरू किया है कि आप हमसे 5 साल तक अश्योर्ड रिटर्न मत लीजिए, आप उसकी एनपीवी करा लीजिए, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो जितना अश्योर्ड रिटर्न बनता है उसका एक स्पेसिफिक परसेंट, लेट से 80%, आप डे 1 पे मुझसे डिस्काउंट ले लीजिए। तो हम भी बायर्स को ये बताते हैं कि अगर आपको अश्योर्ड रिटर्न वाली स्कीम में लेना है तो आप जेन्युइनली उस अश्योर्ड रिटर्न को, या जो भी आपको फाइनेंशियल स्कीम दी जा रही है, उसकी आप एनपीवी करा के डे 1 पे डिस्काउंट ले लीजिए। क्यों हैसल में पड़ना कि मेरे को रेगुलरली आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर आ रहा है तो उस पर मेरे को टैक्स भरना है, नहीं आ रहा तो फिर मैं बिल्डर से फॉलो अप करूं कि आपने अश्योर्ड रिटर्न नहीं दिया, उस पर इंटरेस्ट। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी में पड़ना ही क्यों है जब आपके पास ऑप्शन है प्रॉपर रियल एस्टेट खरीदने का। राइट। और कई बार हिडन चार्जेस भी इन्वॉल्व होते हैं किसी भी कॉस्ट में। किस तरीके के हिडन चार्जेस हैं और हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हालांकि बहुत मुश्किल है, लेकिन कैसे, हाउ डू यू आइडेंटिफाई दीज हिडन चार्जेस? देखिए सबसे पहली बात यह है कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो आपको प्रॉपर्टी प्रमोट करी जाती है बेसिक सेलिंग प्राइस पे। बेसिक सेलिंग प्राइस वो प्राइस है जो आपकी प्रॉपर्टी का बेस प्राइस बन जाता है, जिसके ऊपर फिर एडिशनल चार्जेस ऐड होते हैं। तो जब भी आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं आपको हमेशा टोटल सेलिंग वैल्यू पे बात करनी चाहिए कि मुझे टोटल ये चीज़ कितने की पड़ेगी। अब होता क्या है कि एक ऐसा बिल्डर जो अदर चार्जेस की बात ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है प्लस अदर चार्जेस। एक बिल्डर है जो कह रहा है मेरी प्रॉपर्टी 9,000 रुपये ऑल इंक्लूसिव है। तो आपके लिए ज़्यादा ट्रांसपेरेंट कौन हुआ? जो महंगा दे रहा है बट ऑल इंक्लूसिव है। ऑल इंक्लूसिव। अब देखिए बेसिक सेलिंग प्राइस के ऊपर मल्टीपल तरीके के चार्जेस होते हैं। कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो लीगली वैलिड हैं, जो आपको देने भी पड़ते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जिसका मिसयूज बिल्डर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस एक ऐसा चार्ज है जो डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिट पिक कर रहे हैं, तो वो डे 1 पे आपको नहीं बताया जा सकता। अब पीएलसी क्या होती है कि आप अगर एक अच्छी यूनिट ले रहे हैं
तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा दाम देना पड़ेगा। अगर आप ग्रीन फेसिंग यूनिट ले रहे हैं तो उसके लिए अलग से एक पीएलसी होती है, चाहे वो पर स्क्वायर फीट बेसिस पे हो, चाहे वो परसेंटेज पे हो। तो ये जब आप ऑल इंक्लूसिव हो जाता है, ये सब मेंशन रहता है उसमें? देखिए, बिल्डर बायर अग्रीमेंट जो डॉक्यूमेंट होता है जब आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट सारे चार्जेस मेंशन्ड होते हैं, बट कुछ हिडन चार्जेस होते हैं या कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जब वो प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तो पता चलेगा कितनी कॉस्टिंग आ रही है, कौन तो से वो उस क्लॉजेस टाइम पे होते हैं होते जो हैं। बाद में समझ में आएंगे कि ये पार्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट है? देखिए, बाद में अब अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो उस पे केपेक्स एंड ब्रोकरेज चार्जेस, यानी कि जब कोई ब्रांड उस जगह को एज अ टेनेंट फिल इन करेगा तो वो कितना उस पे खर्चा करने वाला है वो तो तभी डिपेंड करेगा मार्केट सिनेरियो के ऊपर जब वो प्रॉपर्टी डिलीवर होगी। कई जगह पे क्या होता है कि प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी निखर के आती है, तो उस केस में ब्रांड्स खुद ही केपेक्स इनकर करते हैं तो बायर को नहीं देना पड़ता। कई जगहों पे बिल्डर को एफर्ट करना पड़ता है कि कोई मेरे प्रोजेक्ट को ऑक्यूपाई करे, तो उस केस में बिल्डर को अपनी जेब से पैसा देना है, और आपको पता है कि ऐसी इंडस्ट्री है कि बिल्डर अपनी जेब से तो नहीं देता, अल्टीमेटली उसका बर्डन तो बायर के ऊपर आना ही आना है। राइट। फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जब प्रॉपर्टी डिलीवर होती है तब बिल्डर्स कुछ ना कुछ सुपर एरिया इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि आपने जो घर खरीदा उसमें कारपेट एरिया में कोई डिफरेंस नहीं है बट सुपर एरिया बढ़ गया। कुछ केसेस में 10 या 20 स्क्वायर फीट जो कि बायर्स बिना देखे दे भी देते हैं कि नॉमिनल सा अमाउंट है तो इलीगल अमाउंट, और कुछ केसेस में नॉट 100-200 एवरी स्क्वायर फीट। मेजर थोड़ा ना करने जा रहे हैं कितने स्क्वायर फीट दिया है और कितना जो है वो करेक्ट। ओपन एरिया है, कितना क्लोज्ड है। हालांकि उसमें कई बार आप एक रेप्यूटेड बिल्डर को ट्रस्ट करके ही राइट। करते हैं, लेकिन अगर नॉन रेप्यूटेड है और आपको बड़ा अट्रैक्टिव प्राइस मिल रहा है तो कई बार आप कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं। ये क्या आपको लगता इंडस्ट्री है? इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आप हर चीज खुद वेरीफाई भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इस एग्जैक्टली। इंडस्ट्री में ऑलरेडी 300 अदर इंडस्ट्रीज कंबाइन हो रही है, तो आप क्या क्या वेरीफाई करेंगे। प्लस और देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रोकर्स जिनसे आप कभी भी नहीं जीत सकते। दे आर द आई करेक्ट। थिंक द सुप्रीम राइडर्स इन दिस एंटायर इंडस्ट्री। अगर आपका करेक्ट। स्पेशली अगर सेकेंड हैंड सेल अग्रीमेंट है या किसी ऐसे ब्रोकर से आपका राब्ता पड़ रहा है जो मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैंड, और उनका एक नेक्सस है जो काम करता है। अगर इफ यू अप्रोच टू ब्रोकर समटाइम्स यू कम टू नो कि वो दोनों कनेक्टेड हैं और वो ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज आपको दिखा रहे हैं और वो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो करेक्ट। ये इनसे जीत पाना आज की डेट में संभव नहीं है। लेकिन क्या बायर सेलर या बायर बिल्डर अग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड होता है, और अगर हाँ तो इसकी में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं और किस चीज़ों से बचना चाहिए? देखिए, यूपी में अगर हम बात करें तो अभी जो अग्रीमेंट टू सेल या बिल्डर बायर अग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं वो रजिस्टर अभी तक नहीं होता था, बट ऑल थैंक्स टू यूपी गवर्नमेंट की अभी वो कुछ गाइडलाइंस लेके आए हैं। अच्छा, ये इसके पीछे रीज़न क्या है कि आज जब आप बिल्डर से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप एक 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर वो अग्रीमेंट कर लेते हैं। अब वो अग्रीमेंट कहीं रजिस्टर नहीं होता, वो आपके और बिल्डर के बीच में ही है। अब इससे बायर्स का क्या नुकसान होता है कि कल को किसी बायर ने पेमेंट डिले करी या कुछ भी थोड़ा सा भी डिफॉल्ट किया तो कुछ बिल्डर्स सीधा उठा के उनकी यूनिट कैंसिल कर देते हैं और जो पैसा दिया हुआ है उसको फॉरफीट कर लेते हैं। अब क्योंकि ये यूनिट रजिस्टर्ड ही नहीं है तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अ बिल्डर टू रीसेल इट, कि आपकी यूनिट कैंसिल करी और कोई और जो आज के प्राइस पे मेरे से खरीदने को रेडी है मैंने उसको दे दिया, तो आपके पास ना यूनिट आई ना आपके पास पैसे आए। अच्छा, फिर इनमें चेंजेस करना बहुत इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिकेशंस बदल दी, एरिया बदल दिया, टोटल कॉस्ट बदल दी। पोजेशन पे आते आते कि मैं आपको पोजेशन तभी दूंगा कि आप मेरे को ये 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे, बिकॉज एस्केलेशन हो गई मटेरियल्स की कॉस्ट में, सीमेंट की कॉस्ट में, लेबर की कॉस्ट में। अब यूपी गवर्नमेंट ने ये देखते हुए कि इतने फ्रॉड्स हो रहे हैं तो दे केम अप विद अ गाइडलाइन कि जो भी प्रॉपर्टी आप बायर्स खरीदेंगे तो 10% पेमेंट करने के बाद उसको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब ये ऐसा टॉपिक है कि कोई इसके खिलाफ है तो कोई इसके साथ है। कौन कौन से लीगल फॉरम्स हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं अगर कोई डिस्प्यूट है तो? देखिए, मैं लीगल फोरम्स तो बहुत सारे हैं बट बीबीए की रजिस्टर करने की बात एक बार कंप्लीट कर देता हूँ। तो बीबीए रजिस्टर करने से बायर्स को फ़ायदा ये होने वाला है कि उनका जब अग्रीमेंट सब रजिस्ट्रार में रजिस्टर हो जाएगा तो अब आपकी यूनिट को कैंसिल नहीं किया जा सकता, या तो उसके अगेंस्ट कोर्ट ऑर्डर हो कैंसिल करने का या फिर आपको एक कैंसिलेशन डीड निकालनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा स्टेप है। इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है, धीरे धीरे हो रहा है। फिर अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, अथॉरिटी की इन्वॉल्वमेंट कि कितना स्टैम्प ड्यूटी हमें पहले लेना है, कितना बाद में लेना है, वो सारा एक ऐसी चीज़ है कि अभी धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होगा। जो आपने लीगल फोरम्स के बारे में पूछा, तो देखिए होम बायर्स के लिए, घर खरीदारों के लिए मल्टीपल फोरम्स बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, जैसे सिविल कोर्ट, कंज्यूमर फोरम,
और EOW, बट आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव फोरम है वो है रेरा। रेरा। चाहे कोई उसके बारे में कुछ भी बोले बेस, क्योंकि सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, किसी को रिलीफ मिला है, किसी को नहीं मिला है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम भी जानते हैं जिनको बहुत अच्छा रिलीफ मिला है, बट जो ये उन्होंने भी कितना नहीं सोचा टीडियस था। और लंबा प्रोसेस होता होगा, लाइक यू हैव टू कीप वेटिंग फॉर डेट्स कीप कमिंग, उधर दलील आपके सेलर की तरफ से, उनके अपने वकील आएंगे, आपके अपने होंगे, तो ये हाउ इफेक्टिव इट इज, आई वांट टू नो। देखिए रेरा जो है ना वो स्टेट वाइज है, तो जो इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिवनेस है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, बट अगर मैं यूपी में बताऊं तो यूपी में इफेक्टिवनेस हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब रेरा जो है ना, इट इज नॉट अ कोर्ट, इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी, यानी कि इस सेक्टर को वो रेगुलेट करता है। उस बॉडी के अंदर एक फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं कंप्लेंट रिड्रेसल, और ये कोई कोर्ट नहीं है, इट इज नॉट अ सिविल कोर्ट। यहाँ पे कंप्लेंट्स की रिड्रेसल बहुत फास्ट होनी चाहिए। एक्ट में तो ये भी लिखा था कि 60 दिनों में कंप्लेंट रिड्रेस हो जानी चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। बट ये बाकी कोर्ट्स की तरह बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सारी प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन होती हैं, मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, कई जगह पे ऑफलाइन होती है, और आप ये देखेंगे कि मैक्सिमम केसेस में 1 साल के अंदर अंदर आपको ऑर्डर मिल जाता है, चाहे वो बिल्डर के फेवर में हो या बायर के फेवर में हो, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स। तो डिस्प्यूट रिड्रेसल काफ़ी फास्ट है रेरा में। कुछ अथॉरिटीज़ ऐसी हैं जो थोड़ी सी स्लो चल रही हैं, या जहाँ पे हियरिंग डेट्स काफ़ी लेट आती हैं, या थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मेरे एक्सपीरियंस में रेरा हैज़ बीन द मोस्ट इफेक्टिव। अगर आप अलाउ करें तो एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा कि हमारे पास एक बायर आए थे जिन्होंने ऑलमोस्ट 2012-13 में एक प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, और वो प्रोजेक्ट बना नहीं था। इनफैक्ट काफ़ी इश्यूज हुए थे उस प्रोजेक्ट में, लैंड पहले कैंसिल हो गई थी, फिर रिस्टोर हो गई थी। इवेंचुअली उन्होंने जो पैसे दे रखे थे, ऑलमोस्ट उस टाइम के हिसाब से 10 लाख रुपए दे रखे थे, वो उन्हें बिल्डर ने वापस नहीं करे। तो जब हमारे पास आए तो हमने उनके जब फैक्ट्स देखे तो हमने रिलेट किया कि अच्छा, ये सेम प्लॉट नंबर के ऊपर तो एक नया बिल्डर मार्केटिंग कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे ग्रुप हाउसिंग का प्रोजेक्ट लेके आने वाला हूँ। ये अभी की बात है, बहुत रिसेंट बात है ये। तो जब हमने थोड़ा सा और इन डेप्थ एनालाइज किया तो हमें ये पता चला कि जो प्रोजेक्ट उन बायर ने खरीदा था, अब वो एक नया प्रमोटर आके टेक ओवर कर रहा है। अब हैड इट बीन एनी अदर कोर्ट तो ये प्रोसीडिंग्स उस पुराने बिल्डर के अगेंस्ट चलती रहती। हमने उन्हें सजेस्ट किया कि आप रेरा में पोजेशन के लिए केस फाइल कीजिए। इसका मतलब है कि आपको पोजेशन चाहिए, आपको अपने पैसे नहीं चाहिए, जबकि वो बायर आए थे पैसे लेने। अब जैसे ही ये केस आगे बढ़ा, न्यू बिल्डर, सिर्फ पोजेशन, वी डोंट नो इफ देयर इज अ न्यू बिल्डर और नॉट। ये तो हमने अपनी रिसर्च में किया ना, उसके लिए कोई ऑफिशियल चीजें तो है नहीं। जब हमें ये पता है कि मार्केट में EOI जिसको बोलते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वो उठा जा रहा है, इतने हाई लेवल पे मार्केटिंग हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो आने वाला है। तो जब हमने इस चीज से उनके साथ प्रोसीड किया, हमने रेरा में केस फाइल किया फॉर पोजेशन, तो सामने से उस बिल्डर का ऑफर आया कि हम आपके साथ म्यूचुअली सेटल करना चाह रहे हैं, देखिए हमारा ये जो डील है इस बिल्डर के साथ हो रही है, हम आपके पैसे देने के लिए रेडी हैं। पैसे कैसे रेडी हैं देने के लिए? कि जो आपने बकाया दिया था, जो आपने मूलधन दिया था, उसके साथ इंटरेस्ट भी हम आपको देंगे। बट मैंने बायर को बोला कि नहीं, आप अभी मत लीजिए, अभी आप वेट कीजिए। वो क्यों? कि रेरा जो एक रेगुलेटरी बॉडी है, यूपी रेरा की स्पेसिफिक गाइडलाइन है कि अगर एक नए बिल्डर को उस पर्टिकुलर लैंड के ऊपर रेरा चाहिए बेचने के लिए, तो जो पुराना बिल्डर है जिसने उस सेम लैंड पे रेरा ले रखा है, उसको रेरा पहले विड्रॉ करना पड़ेगा, तो ही नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो सकता है। अब क्योंकि तो नया बिल्डर बिना रेरा के बेच नहीं सकता, तो वो पुराने बिल्डर पे वेट कर रहा है कि आप उसको रेरा को विड्रॉ करो। और रेरा विड्रॉल तब तक नहीं हो सकता जब तक एक एक अलॉटी का क्लेम सेटल ना हो जाए। सेटल का मतलब है कि आप चाहे उसके बैंक अकाउंट में पैसे दे दीजिए तो भी उसको सेटल नहीं मानेंगे, म्यूचुअल सेटलमेंट होनी चाहिए। और वो म्यूचुअल सेटलमेंट चाहे 10 लाख की 20 पे हो, 25 पे हो, 30 पे हो, एंड 40 लाख रुपए के ऊपर सेटलमेंट हुई है। एंड वो बायर ने सोचा भी नहीं था कि 6 महीने के अंदर अंदर स्टोरी ऐसे पलट जाएगी। तो क्या ये आपको कोई भी और बहुत रेयर विन-विन सिचुएशन है बायर के लिए, मुझे लगता है। देखिए ये रेयर नहीं है, बिकॉज आप देखेंगे कि जैसे जैसे लैंड स्कार्स हो रहा है, तो जितने स्टॉल प्रोजेक्ट्स हैं वो अल्टीमेटली कोई ना कोई नया प्रोमोटर टेक ओवर करेगा ही करेगा। जो लोग बने रहना चाहेंगे प्रोजेक्ट में, उनके लिए तो फायदा है ही। जैसे कि अभी आप देखेंगे एक लिस्टेड बिल्डर ने ग्रेटर नोएडा में एक प्रोजेक्ट टेक ओवर किया, या फिर आप ये देखेंगे कि ये वाले जो इंस्टेंसेस हैं इसमें मास लेवल पे बायर्स उनका फायदा होता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसी ही सेटलमेंट विड्रॉल के केस में 100 करोड़ रुपए बायर्स को दिए गए थे, बिकॉज लैंड की कीमत हमेशा अप्रिशिएट हो रही है। बस हमें ये देखना है कि राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए उससे निकलने के लिए।
तो आपके पास कॉमन डिस्प्यूट्स क्या आते हैं बायर्स के, जिससे आप मतलब अक्सर दो चार होते हैं, दे आर द मोस्ट कॉमन डिस्प्यूट्स दैट यू कम अक्रॉस? देखिए, मोस्ट कॉमन डिस्प्यूट्स 2-3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला तो डिले को लेके होता है, बिकॉज़ रियल एस्टेट इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें मल्टीपल फैक्टर्स प्ले इन करते हैं, तो हर प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत डिले होता ही होता है। तो डिले पीरियड के लिए इंटरेस्ट लेने के लिए काफ़ी बायर्स आते हैं। कुछ बायर्स ऐसे आते हैं जिनकी यूनिट इल्लीगली टर्मिनेट कर दी गई है बिल्डर से, कि उन्होंने 1 हफ्ता पेमेंट डिले करी, 1 महीना पेमेंट डिले करी, और क्योंकि प्रोजेक्ट का प्राइस बढ़ चुका है तो बिल्डर ने उठा के यूनिट कैंसिल कर दी, सारा पैसा अकाउंट में बिना मांगे रिफंड कर दिया, क्योंकि वो महंगे प्राइस में बेचेंगे। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे लोग आते हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया कि हाईवे दिखा के बेचा था बट आगे कुछ भी नहीं है, तो अब हम क्या करें। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो ब्रोशर के बेसिस पे यूनिट खरीद लेते हैं। वो एक्चुअली जो जैसे सैंक्शन ब्रोशर में लिखा हो कि जेवर एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की रेडियस पे आपको वो घर मिल रहा है। अब इन रियल प्रैक्टिकल टर्म्स यू एंड आई नो, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो कि ऐसा किस डायरेक्शन में संभव है या नहीं है, क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट है, विद इन अ राइट, सर्टेन रेडियस आपको शायद कंस्ट्रक्शन अलाउड ही नहीं होगा। तो करेक्ट। ऐसे में ये कैसे समझें वो लोग जो इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमें जेवर एयरपोर्ट से इतनी पास में कोई देखिए, जो मैंने आपको बताया कि बायर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आप किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको ऑन द ग्राउंड जाके अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी है। मैं ये वर्ड बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अब ये ड्यू डिलिजेंस जो शब्द है, ये केवल लैंड टाइटल से रिलेटेड नहीं है या लीगल पेपर से रिलेटेड नहीं है। अब ये एक बड़े लेवल पे जा चुका है कि आप ये देखें कि बिल्डर जो दिखा रहा है वो एक्चुअल में है या नहीं है। वो जो 5 मिनट का डिस्टेंस है, वो रात को 3 बजे जाके वर्टिकली जाके है या फिर Yeah, बाय रोड वो हाँ। एक्सेस है भी कि नहीं है। जैसे आपने बोला कि वो 5 मिनट, कनेक्टेड ही नहीं हो सकता जैसे है। आपने बोला 5 मिनट की दूरी पे है, बट क्या वो 5 मिनट की दूरी के लिए जो रोड है वो बनी है या नहीं बनी है, या वो राइट। प्लान्ड भी है या नहीं है, या जेवर एयरपोर्ट के आसपास वो लैंड एक्वायर्ड हुई भी है कि नहीं हुई है। सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। बहुत सारे लोग ब्रोशर पे, क्योंकि हमारी ब्रोशर पे बात हो रही है, तो ब्रोशर पे ये देखते हैं कि जी हमारे टावर के अंदर, तो टावर के सामने ये दिखाया गया है कि यहाँ पे चिल्ड्रंस प्ले एरिया बनेगा, लेकिन एक्चुअल में जब वो पोजेशन पे आते हैं तो देखते हैं कि सामने तो जेन सेट लगा हुआ है, सामने तो पंप रूम है। अब मैं उन्हें ये कहता हूँ कि आप ब्रोशर पे क्यों बिलीव कर रहे हैं। एकदम बेस्ट केस सिनेरियो देखे, आप सैंक्शन मैप्स देखिए ना, रेरा के आने के बाद एक क्लिक पे आपको जो अथॉरिटी मैप सैंक्शन करती है, जो एक्चुअल में जिसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन होने वाली है, वो अवेलेबल है। आप उसमें देखिए, आपको डे 1 पे दिख जाएगा कि वहां पे क्या आने वाला है। तो उन घर खरीदारों को दिखाया जाता है कि चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, और वहां पे लेट्स से ऐसे भी सिचुएशन आती पर है वहाँ कि फीजिबल नहीं है प्ले एरिया बनाना। वहाँ फीजिबल है नहीं, वहाँ अलाउड ही नहीं है, और अगर अलाउड नहीं है तो कोई उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। काफ़ी जगहों पे ये भी दिखाया जाता है कि ये फ्यूचर डेवलपमेंट है सामने। फ्यूचर डेवलपमेंट में वो दिखाते हैं कि यहाँ पे हम कुछ ना कुछ एक नया क्लब हाउस या कुछ बनाएंगे, लेकिन जैसे आप सैंक्शन मैप देखें तो फ्यूचर डेवलपमेंट में है G+20 का टावर। तो अब जिन्होंने 20 फ्लोर तक घर ले रखे हैं इस वाले टावर में, उनके लिए तो पूरा व्यू ब्लॉक्ड है। तो क्या उन्हें जब डे 1 पे इन्फॉर्मेशन पता होगी तो वहां पे इन्वेस्ट ठीक है। करेंगे? नहीं करेंगे। तो अगर मेरी फर्स्ट टाइम बाइंग नहीं है, सेकंड टाइम बाइंग है, और मैं किसी ब्रोकर से हेल्प ले रही हूँ, और उस ब्रोकर से बेटर प्राइस मुझे डायरेक्टली सेलर से मिल रहा है, तो शुड आई गो फॉर द ब्रोकर? क्योंकि ब्रोकर मुझे ये कह रहा है कि मैं आपको इससे कम दाम दिलवा दूंगा, लेकिन मेरी ब्रोकरेज उस केस में बढ़ जाएगी। वो अलग से साइड में भी डील कर रहा है, और इधर ग्रुप में भी चल रहा है, जो सोसाइटी से ग्रुप होते हैं उसमें जो सेलर है वो ये कह रहा है कि इस दाम में ही अवेलेबल है। लेकिन ब्रोकर का एक और उसमें एडिशन ये हो जाता है कि आप इसमें ब्लैक मनी ज़्यादा दे सकते हैं। तो व्हाट ऑप्शन शुड आई गो फॉर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई सही जवाब नहीं है। अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि जो आपकी डील है वो ट्रांसपेरेंटली इंश्योर हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अगर आप डायरेक्ट सेलर से नेगोशिएट कर रहे हैं एंड वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है आपके सारे ड्यू डिलिजेंस होने में, आपके सारे पेपर्स में, डील को ढंग से स्ट्रक्चर करने में, सबसे पहले तो आपको ये भी समझना है कि सेलर को वो कैश कंपोनेंट चाहिए भी या नहीं चाहिए, या फिर वो आपकी डील से ऐसे ही गायब हो रहा है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि रीसेल या फ्रेश प्रॉपर्टी ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट या ना इन्वॉल्वमेंट से आप बच जाएंगे, आपका बहुत फ़ायदा हो जाएगा। कई जगह ऐसे भी केसेस आते हैं कि ब्रोकर्स जेन्युइनली प्ले अ वेरी गुड रोल, दोनों बायर सेलर को सेम पेज पे लाने के लिए, उनको सही चीज़ दिखाने के लिए। अब कई जगह क्या होता है कि सेलर्स कुछ पेपर्स छुपा के रखते हैं, उससे क्या होता है कि बायर्स, अब क्योंकि बायर अवेयर नहीं है कि मुझे एक्चुअल में क्या
पेपर्स मांगने हैं, लेकिन ब्रोकर तो अवेयर है ना, क्योंकि वो तो डेली यही कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा इंसिस्ट कर दे तो वो डील थोड़ी ट्रांसपेरेंटली हो तो जाती इसमें है। कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। इसमें कोई शॉर्ट ड्यू तरीका नहीं है। डिलिजेंस में आप डिसाइड करिए, यू हैव टू गो विद द ब्रोकर और डायरेक्टली टू द सेलर। देखिए, आधे से ज़्यादा केसेस में तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे डील अच्छी मिल रही है, चाहे पेपर्स कम दिखें बट पैसे अगर बच जाएंगे 1 लाख 2 लाख, तो बायर तो वही प्रेफर करेंगे, हाँ, जबकि वो तरीका होना नहीं चाहिए। चलिए अब कुछ व्यूअर्स के सवाल ले लेते हैं। उन्होंने भेजे हैं कानपुर से हमारे साथ। दिवाकर शुक्ला जी ने पूछा है कि मैंने नोएडा में एक फ्लैट खरीदा, लेकिन प्रोजेक्ट काफी समय से रुका हुआ है, क्या करें कि काम शुरू हो? एज अ अलॉटी मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, अगर प्रोजेक्ट रुका हुआ है और उसमें बिल्डर भाग चुका है या फिर उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपने अलॉटीज की एक एसोसिएशन बनाइए और रेरा के पास जाइए, जिसको बोलते हैं अंडर सेक्शन 8 प्रोजेक्ट टेक ओवर करने के लिए। अब जहाँ पे बिल्डर ऑलरेडी प्रोजेक्ट के अंदर है, वो काम स्लो है, तो आप उनके साथ बैठ के एक रिवाइवल स्ट्रैटेजी बनाइए कि कैसे इसको काम करवाया जा सकता है। बिकॉज अगर आप उसके ऊपर छोड़ देंगे, उन्होंने कहा कि तो रुक गया है, अगर वो totally रुक गया है, so, तो हाँ। मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इनकम्प्लीट स्टेज पे एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को हैंड ओवर करवाए गए हैं। अब इसमें सबका सपोर्ट चाहिए, इसमें रेरा का भी सपोर्ट चाहिए, एसोसिएशन का भी सपोर्ट चाहिए, अथॉरिटीज का भी सपोर्ट चाहिए, ताकि जो बायर्स हैं वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर पाएं। और ये ऐसा हमने देखा भी है, बहुत ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज नहीं है, बट कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं जहाँ पे वो प्रोजेक्ट एक्चुअल में कंप्लीट हुआ भी है बायर्स के सपोर्ट से। क्योंकि बायर्स को मतलब नहीं है कि मुझे डिले इंटरेस्ट चाहिए या मुझे मेरे पैसे मिल जाए, उन्हें चाहिए कि आप घर चाहिए, बस बनाओ, दे दो। हम फिट आउट इंटीरियर वर्क खुद करा लेंगे, आप बस घर बना दो। हालांकि इसमें करप्शन को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार, तो इस वजह से आप देखेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी नहीं है ऐसे जो एसोसिएशन की हेल्प क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, कुछ एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दे, क्योंकि हमारा पैसा काफी समय से अटका हुआ है, हमारी ईएमआई भी जा रही है और जहां हम रह रहे हैं वहां रेंट भी लग रहा है, करेक्ट डबल मार पड़ रही है। इससे बेटर कुछ दे दीजिए, हम उसके बाद देख लेंगे। करेक्ट। ये सिचुएशन भी आती अब है। ये स्टॉल प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी में आता है, तो अभी इस पे भी सरकार बहुत सारे स्टेप्स लेना शुरू कर रही है। जो मैंने आपको बताया, लैंड की स्कार्सिटी की वजह से जो नए प्रमोटर्स नया लैंड में पैसा नहीं लगाना चाह रहे हैं कि मैं आज लैंड खरीदूं अप फ्रंट पैसे देके और फिर कंस्ट्रक्शन करूं, उनके लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स थोड़े से वाइबल बन जाते हैं अगर उनके अंदर अनसोल्ड इन्वेंट्री है। राइट। तो इस वजह से आप या तो खुद उसको टेक ओवर कीजिए रेरा की हेल्प से, या फिर किसी नए प्रमोटर को उसमें लाने की कोशिश कीजिए जो कि उसको बना के एटलीस्ट खत्म करे और जो अनसोल्ड इन्वेंट्रीज हैं उसको सेल आउट करे। एक और सवाल है, आगरा से विजय श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, कैपिटल गेन्स बचाने के लिए उन्होंने जमीन खरीदी जिसपे 2 साल के अंदर उन्हें मकान बनाना है। अगर मुझे मकान बनाने में 2 से 3 साल से ज्यादा की देरी हो जाती है, तो क्या मुझे किस तरह की परेशानी हो सकती है या नहीं? देखिए, बहुत बेसिक रूल है कि अगर इनकम टैक्स ने आपको 3 साल का टाइम दिया है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए, तो आपको वो 3 साल के पीरियड में ही कर लेनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, कि आपने जो जो प्रोजेक्ट के ऊपर यूनिट के ऊपर खर्चा किया है, आपके पास उसके बिल्स और आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि आपका उसको बनाने का पर्पस था। सेकेंडली, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए प्रूव करने के लिए कि आपकी कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं कंप्लीट हो चुकी है अभी तक। थोड़ा बहुत डिले चलता है, बट अगर आप 2-3 साल और डिले सोच रहे हैं तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये होगा कि स्क्रूटनी के टाइम पे आपने जो कैपिटल गेन एग्जेम्पशन क्लेम करी है वो रिवर्स हो जाएगी, एडिशनली आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगी। अगर आप 3 फाइनेंशियल टिप्स देना चाहें हमारे व्यूअर्स को कि प्रॉपर्टी बाय करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें, 3 टिप्स कौन से होंगे? देखिए, 3 टिप्स में फर्स्ट टिप सबसे पहले ये रहेगी कि आप बिल्डर की फाइनेंशियल हेल्थ को असेस करें। आज की डेट में आप एमसीए के पोर्टल पे जाइए, 100 रुपये की फ़ीस दीजिए और जो कंपनी आपको प्रोजेक्ट बेच रही है उसके आप फाइनेंशियल्स डाउनलोड करके देखिए कि वो कितने फाइनेंशियली साउंड है। अगर नहीं आपको समझ आते हैं उनके फाइनेंशियल्स, तो आप किसी एक्सपर्ट से दिखवाइए। तो आधी चीज़ें तो आपको वहीं क्लियर हो जाएंगी कि एक बिल्डर जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ कम है या वीक है, वो इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कैसे टेकअप करेगा। सो दैट इज़ वन रेड फ्लैग। सेकेंड इज़ कि हमेशा जब यूनिट खरीदें तो सारे चार्जेस को डे 1 पे समझ लीजिए कि मेरी टोटल इंक्लूसिव ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट कितनी होने वाली है। जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। अगर आप मुझे अलाउ करें 2 मिनट इस पे, तो ट्रांसफ़र चार्जेस आप पहले ही बिल्डर से क्लियर कर लीजिए कि जब तक टाइटल मेरे नाम पे नहीं है, उससे पहले अगर मैं अपनी यूनिट बेचना चाहूँ तो आप मेरा बीबीए एंडोर्समेंट कराने के लिए कितने मुझसे ट्रांसफ़र चार्जेस लेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जहाँ पे हम बैठे हैं यहाँ पे कुछ बिल्डर्स 3,000 पर स्क्वायर फीट तक भी ट्रांसफ़र चार्जेस क्लेम करते हैं, जबकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है और
अल्टीमेटली उसमें पैसा लगना नहीं चाहिए, काफ़ी बिल्डर उसको फ्री भी देते हैं, बट काफ़ी इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए भी एज अ टूल यूज़ करते हैं। तो आप ये सारे जो चीज़ें जो आपको फ्यूचर में काम आएंगी या फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी, उसको डे वन पे क्लियर कीजिए और इन राइटिंग लीजिए। तीसरा है कि बिल्डर की फाइनेंशियल हेल्थ से ज़्यादा पहले अपनी फाइनेंशियल हेल्थ देखिए कि आप अगर 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ये सोच के ले रहे हैं कि 50-50 का पेमेंट प्लान है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो मैं 50 वाली डिमांड, बाकी वाली डिमांड से पहले ही एग्जिट कर दूंगा, तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है आपको। बिकॉज जो 50% वाली डिमांड है, हो सकता है आज आपको बताई हो कि 3 साल बाद आएगी, बट हो सकता है कि वो 2 साल बाद आ जाए, तो आप कहाँ से वो पैसों का अरेंजमेंट करेंगे। तो अपनी फाइनेंशियल हेल्थ, बिल्डर की फाइनेंशियल हेल्थ एंड पूरा ओवरऑल डील का क्या ऑल इंक्लूसिव प्राइस है, उसको ध्यान रखते हुए ही आप डील में एंटर कीजिए। राइट, तो सीए की सलाह ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ लोकेशन और प्राइसिंग का मामला नहीं है, ये कंप्लायंस नंबर्स और तमाम उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ का मामला है जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई हैं। चाहे रेरा की इंटरफेरेंस भी हो जाए, कई बार आप ऐसे पचड़ों में फंस सकते हैं जिनसे निकलना कई बार असंभव सा हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भेज सकते हैं हमें radio@aajtak.com पर। इसके अलावा अगले एपिसोड में हम एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, आपके उन सवालों के साथ, साथ ही प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़ी तमाम वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो कई बार आपके लिए नई होती हैं और उनसे हम रोज़ाना 2-4 भी होते रहते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ शामिल होने के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी से फ़ायदा में होगी आपके फ़ायदे की बात। तो आप हमारे रेडियो चैनल ऑन यूट्यूब पर हमें सुन सकते हैं। इसके साथ ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए प्रॉपर्टी से फ़ायदा। धन्यवाद।